जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है दंडकारण्य। इससे पहले हमने महानदी के बारे में समझा है। महानदी बेसिन, महानदी के चारों ओर जो उत्तरी उच्च भूमियां हैं, महानदी बेसिन के जो सीमांत भूमियां, साथ में जितने भी मैदान हैं, चाहे वो महानदी के हो या महानदी शिवनाथ नदी या फिर और नदियों के मैदान के बारे में समझा है। आज हम दंडकारण्य के बारे में समझेंगे कि दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ के कौन से भूभाग में आता है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम और छत्तीसगढ़ में अन्य दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जो दंडकारण्य का भाग है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, दंडकारण्य जो हमारे भौतिक भूभाग है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी प्रदेश में आता है या छत्तीसगढ़ के दक्षिण दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इस दंडकारण्य में कौन कौन से जिले आते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इसमें आपके बस्तर संभाग के 7 जिलों आ जाएंगे। ठीक है, बस्तर संभाग के जितने भी 7 जिले हैं वो सारे जिले हमारे दंडकारण्य में आ जाएंगे। तो क्या हो गया, 7 जिले। ठीक है, 7 जिले प्लस हमारे जो राजनाथ गांव है। ठीक है, राजनाथ गांव के जो मोहला तहसील है वो भी दंडकारण्य के क्षेत्र में आता है। मोहला, ठीक है, मोहला जो तहसील है वो भी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वाले भाग के हिस्से है। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य प्रदेश जो है या फिर दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ से कई बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ के कौन से भूभाग में स्थित है या फिर छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह हमारे दक्षिणी हिस्सा में। ठीक है, तो हम दंडकारण्य में क्या पढ़ेंगे, आरी डोंगरी पढ़ेंगे, राव घाट, अबूझमाड़, ठीक है, कोटरी बेसिन पढ़ेंगे, केशकाल घाटी, विंता घाटी, बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, ये सब हम दक्षिण दंडकारण्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि दंडकारण्य के जो हम हिस्सा देख रहे हैं तो इसके उत्तर का सीमा क्या होगी। कई बार हमको सीमाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो दंडकारण्य है, ठीक है, ये दंडकारण्य हो गया सेंटर वाला, ये पूरा दंडकारण्य है। दंडकारण्य के उत्तर में हमारा आता है महानदी बेसिन। क्या आता है, महानदी का बेसिन। यहां से प्रश्न आपको पूछने की संभावनाएं रहती है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और दक्षिण में आता है गोदावरी घाटी। दक्षिण देखिएगा, एक गोदावरी नदी है, यहाँ से बहते हुई ऐसे कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाती है। तो ये कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। और यहीं से बीच से निकल जाती है हमारी जो क्या बोलते हैं इंद्रावती है, वो गोदावरी में मिल जाती है। तो दंडकारण्य के दक्षिणी हिस्सा कौन सा होगा, गोदावरी घाटी या फिर गोदावरी नदी। गोदावरी, मैं यहाँ पे नदी लिख लेता हूँ, गोदावरी नदी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, दंडकारण्य के दक्षिण हिस्सा हो गया। वही यदि हम पश्चिमी हिस्सा की बात करें तो, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा की बात करें, ठीक है, पश्चिम में देखा जाए तो ये वेनगंगा और गोदावरी नदी मिलती है। ठीक है, वेनगंगा, इस समय हमको इस क्या मिलेगी, वेनगंगा, वेनगंगा। ठीक है, पूर्वी भाग की बात करें किसका, दंडकारण्य के, तो दंडकारण्य के पूर्वी भाग में उड़ीसा का कोरापुट पठार और शबरी नदी आती है। उड़ीसा का कोरापुट, कोरापुट पठार, ठीक है, और शबरी नदी। अब देख लिए मैप में, इसको देख लीजिएगा। मैप में अगर देखे जाए तो मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना। ये महानदी 2 1 नंबर हो गया, वेनगंगा 2 नंबर, गोदावरी नदी घाटी 3 नंबर और ये कोरापुट 4 नंबर। अब इस दंडकारण्य में कहाँ कहाँ हम इसको पुट करेंगे, इसको देखते जाइएगा। ठीक है, दंडकारण्य हम इसको कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, इसको हम देखते जाइएगा आप। ये 1 नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, जहाँ पे क्या आएगा, महानदी घाटी आएगा या फिर महानदी बेसिन आएगा। 2 नंबर में वेनगंगा कुछ इस प्रकार मिलेगा आपको। ठीक है, और गोदावरी की घाटी 3 नंबर इधर रख लीजिए और कोरापुट शबरी नदी 3 नंबर 4 नंबर इधर। ठीक है, तो ये चारों ओर के भूभाग हो गए या फिर जो दंडकारण्य है इन चारों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर में महानदी बेसिन, दक्षिण में गोदावरी घाटी और पूर्व पश्चिमी में वेनगंगा और पूर्वी में कोरापुट का पहाड़ी है। ठीक है, ये इसकी दंडकारण्य प्रदेश की सीमा बनाती है। मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। देखिए मध्य भाग है ना, ये नदी है, कौन सी नदी है, ये इंद्रावती है, जिसको बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इस प्रकार से बहती है
और ये दंडकारण्य में लगभग मध्य में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये इसी वजह से हम इसको दंडकारण्य में दो भाग में बांटते हैं। साथ में दंडकारण्य को किसी और नाम से भी जाना जाता है या फिर किसी और भूभाग के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दंडकारण्य का भाग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे, कोटरी बेसिन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कोटरी बेसिन, तो हेडिंग डालिएगा कोटरी बेसिन, ये हो गया कोटरी बेसिन, ठीक है। कोटरी बेसिन हो गया। कोटरी बेसिन से संबंधित हमको डाटा पढ़ना है, तो कोटरी बेसिन से संबंधित क्या क्या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान से देखते रहिएगा। यह प्रदेश कांकेर जिला के उत्तरी भाग है और महानदी के, है ना, यह अपने प्रदेश कांकेर जिला के उत्तरी भाग में है, जो उत्तर में महानदी बेसिन से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कोटरी बेसिन यहाँ पे देखिए, ये इतने को हम कहते हैं कोटरी बेसिन, ठीक है। तो ये कोटरी बेसिन सबसे पहले अगर जिला पूछा जाए तो कांकेर जिला में आता है। कौन से जिले में आता है, कांकेर जिले में आएगा। और इसके उत्तरी भाग में आ जाएगा हमारे, क्या चीज आ जाएगा, महानदी का बेसिन आ जाएगा, ठीक है। कोटरी नदी के नाम से कोटरी बेसिन स्टार्ट हो, याद रखिएगा जब भी हम बेसिन की बात करें तो कहीं ना कहीं नदी उसमें शामिल होगी, ठीक है। तो कोटरी बेसिन कहा गया है, तो यहाँ से एक कोटरी नदी निकलती है, ठीक है। जो कोटरी बेसिन में एक कोटरी नदी निकलती है, क्या नदी निकलती है, कोटरी नदी, ठीक है, कोटरी नदी निकलती है। तो ये कोटरी नदी निकलती कहाँ से है, तो कोटरी नदी निकलती है आपके मानपुर तहसील से, मोहला मानपुर से, मोहला मानपुर से, ठीक है। कोटरी नदी कहाँ से निकलती है, मोहला मानपुर से निकलती है, ठीक है। इसके पूर्वी भाग में महानदी और इसकी सहायक नदियां होती है। पूर्वी भाग कहने का मतलब है कोटरी बेसिन के पूर्वी भाग में, देखिए ये कोटरी बेसिन है ना, इस कोटरी बेसिन के पूर्वी भाग में महानदी की जो अपवाह तंत्र है या फिर महानदी बेसिन की जितनी भी नदियां हैं ये इसके पूर्वी भाग में बहती है। और इसी कांकेर में आपको तेलिन घाटी भी मिलता है, ठीक है, जिसको हम केशकाल घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा केशकाल घाटी, ठीक है। तो कोटरी बेसिन कांकेर के दक्षिण में आपको तेलिन घाटी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केशकाल घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक केशकाल घाटी कहाँ पे है, तो केशकाल घाटी जो है वो हमारे कांकेर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और पढ़ते हैं, राव घाट, ठीक है। दूसरे नंबर में हम हेडिंग डालते हैं राव घाट। राव घाट भी हमारे दंडकारण्य प्रदेश का हिस्सा है। प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न ये बनेगा कि भौतिक विभाजन के हिसाब से राव घाट इनमें से किस में आता है। ऑप्शन रहेगा महानदी बेसिन, दंडकारण्य, है ना, या फिर जशपुर पाट प्रदेश, या फिर बुंदेलखंड, ठीक है, या फिर बुंदेलखंड बोलता हूँ, बघेलखंड, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन लगाना है, दंडकारण्य प्रदेश का ये भाग है राव घाट, ठीक है। राव घाट का विस्तार आपके कांकेर में है, कहाँ पे है, कांकेर में है। राव घाट का विस्तार कहाँ पे है, कांकेर में है। विशेष रूप से यहाँ लौह अयस्क मिलता है, राव घाट में क्या आता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है हमारे राव घाट से, ठीक है। राव घाट से क्या मिलता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, यहाँ पे राव घाट है, औली डोंगरी है और अबूझमाड़। अब हम अबूझमाड़ की ओर चलते हैं, अगले मैप में देखेंगे इसको, अबूझमाड़, अबूझमाड़, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अबूझमाड़ के बारे में पढ़ेंगे। अबूझमाड़, तो जो अबूझमाड़ का जो विस्तार है वो कहाँ पे है, नारायणपुर में है, नारायणपुर में है अबूझमाड़ का विस्तार, ठीक है। जिले के हिसाब से कहाँ पे है, नारायणपुर में है। और भौतिक विभाजन के हिसाब से कहाँ पे है, दंडकारण्य में। इस चीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी न कभी यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावनाएं होंगी, ठीक है। इसमें साल वन अधिक मिलते हैं, सॉरी बोलता हूँ, सौगोन वनों की किस्में पाई जाती है, सौगोन, ठीक है। कौन से वन मिलते हैं, सौगोन वन यहाँ पे अधिकतर देखे जाते हैं। और यहाँ भी खुरसेल घाटी, अबूझमाड़ के खुरसेल घाटी में, अबूझमाड़ के खुरसेल घाटी में क्या क्या मिलता है, सौगोन के पेड़ अत्याधिक देखने को मिलता है। बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है अबूझमाड़,
ठीक है। बस सारे बस्तर में देखा जाए तो अबूझमाड़ जो है सबसे हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे सबसे अत्यधिक ऊंचा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण हम इसको चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। जो अबूझमाड़ है यह सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ? अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अबूझमाड़ में सबसे ज्यादा हमको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। इस भूभाग का अधिकांश क्षेत्र नारायणपुर जिले में है, जो नारायणपुर जिले हमने चर्चा किया है। इसके उत्तर में कोटरी मैदान है। देखिए अबूझमाड़ मैदान, ये अबूझमाड़ हो गया ना इतना, और ये अबूझमाड़ हो गया, या फिर अबूझमाड़ को आप यहाँ तक ले लीजिए, तो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? हमारे कोटरी मैदान आ जाएंगे। ठीक है, उत्तर में क्या आ जाएगा? कोटरी मैदान आ जाएगा। इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है इंद्रावती की नदी। ठीक है, अबूझमाड़ का दक्षिणी हिस्सा क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी ने इसकी दक्षिणी हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार जो आपको जो बुक मिलती है ना छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की, इससे बहुत सारी चीजें जो है गोल मोल घुमा के लिखा जाता है। ठीक है, गोल मोल घुमा के लिखा जाता है, तो हम इतना ज्यादा गोल मोल ना पढ़ के जो एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न उस पर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला हम एक बार और चर्चा करते हैं केशकाल घाटी के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी में हमको क्या पढ़ना है? तो केशकाल घाटी के बारे में हमको जानना है। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो इसका विस्तार है हमारे कोंडा गांव में। ठीक है, केशकाल घाटी का विस्तार है कोंडा गांव में, जिले के हिसाब से देखा जाए तो। और यही पे हमको मिलता है 12 मोड़। इसी केशकाल घाटी में 12 मोड़ मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये पर्वत है, तो यदि इसमें रास्ता गया होगा तो इस प्रकार से इसमें मोड़ आपको देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोड़ मिलते हैं? 12 मोड़ मिलते हैं। और इसी को कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। बस्तर का प्रवेश द्वार है ये। क्या है? बस्तर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, बस्तर के प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ घाटियां मिलती है जिसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो केशकाल घाटी हो गया। अब इसमें एक तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तेलिन घाटी। ठीक है, तेलिन घाटी जाना जाता है। यहाँ तेलिन माता का मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, तेलिन घाटी में तेलिन माता का यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, केशकाल घाटी को हमारे बस्तर के दंडगरा में जितने नदियां हैं, या फिर मेनली कहा जाए तो कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, और ऊपर जो हमारे जो महानदी बेसिन है, उन दोनों का इसको विभाजक कहा जाता है। तो विभाजक किसका किसका हो जाएगा? ये विभाजक। ठीक है, विभाजक किसका हो जाएगा? इंद्रावती का, इंद्रावती बेसिन और महानदी बेसिन, ये दोनों के मध्य क्या करता है? ये विभाजन का काम करता है। मतलब ये बीच में खड़ा हुआ गया है, रोड़ा रोड़ा बोले, बहुत सारा पहाड़ या फिर हाइट वाला हिस्सा हो गया है। इसी की वजह से जितने भी नदियां जो है दुर्ग उच्च भूमि से निकलती है वो उत्तर की ओर गति करती है या फिर उत्तर की ओर जाती है, और जितने भी इसके पश्चिम की ओर स्थित हैं केशकाल घाटी के, वे यहाँ पे आते हैं। जैसे इस प्रकार देख लीजिए, ये नदी क्या चीज है? ये हमारे इंद्रावती नदी है। तो यहाँ से कुछ नदियां इस प्रकार आती है, ये केशकाल घाटी हो गया। और कुछ दुर्ग के उच्च भूमिया की जो नदियां निकलती है, ये केशकाल घाटी होने की वजह से ये नदियां इस ओर बहना शुरू कर देती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? विभाजक कहा जाता है इंद्रावती और महानदी का। ठीक है, इंद्रावती नदी का नाम जाना है। दूसरी बात, इस केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? फूलों की घाटी। याद रखिएगा, इसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगले इसमें है हमारे आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कहाँ पे? ये ऊपर आरी डोंगरी है, ये आरी डोंगरी हो गया। तो आरी डोंगरी के बारे में समझिए। आरी डोंगरी क्या है? आरी डोंगरी। ठीक है, आरी डोंगरी। अब आरी डोंगरी के समझते हैं कि आरी डोंगरी है कहाँ पे। तो आरी डोंगरी है, ठीक है, ये भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर में आता है। ये भी भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में है। कहाँ पे है? कांकेर जिले में है। ठीक है, आरी डोंगरी कहाँ पे आता है? कांकेर जिले में आता है। यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
इसके लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियों के भी नाम है, उसको नाम भी आप जान लीजिए, जैसे गड़िया पहाड़ है। ठीक है, एक बार प्रश्न में आया है कि गड़िया पहाड़ कहाँ है, तो गड़िया पहाड़ एक लाइन में जानिए। गड़िया पहाड़ हमारे मिलते हैं कांकेर जिले में, जहाँ गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, कांकेर में। और गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आपको दिखेगा इसमें बैलाडीला की पहाड़ी। अब मेनली हम चर्चा करेंगे बैलाडीला के पहाड़ी के ऊपर। बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी। तो बैलाडीला की पहाड़ी में क्या क्या मिलेगा आपको, तो बैलाडीला की पहाड़ी में मेनली यदि आपको जिला पूछा जाए तो ये दंतेवाड़ा में। ठीक है, मैप में देखिए बैलाडीला की पहाड़ी यहाँ पे है, और मेनली यहीं पे हमारा दंतेवाड़ा जिला सिचुएटेड करता है। यहीं पे बैलाडीला की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, दंतेवाड़ा। ठीक है, अब इसकी कुछ चोटी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम में कभी ना कभी आपको पूछा जाएगा। तो चोटी हो जाएगा इसका नंदीराज। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज है, नंदराज। इसकी जो ऊंचाई है 1210 मीटर होगी। ठीक है, नंदीराज की जो चौड़ाई है, सॉरी, जो बैलाडीला के एक पहाड़ है, उस पहाड़ की जो चोटी है, पीक, उसका नाम है नंदीराज, और इसकी हाइट है 1210 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 210 मीटर। पूरा 1 किलोमीटर जाइए फिर 210 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। जितने भी आपको दंडकारण्य के हिस्सा है, यदि आपको खनिज की बात करी जाए तो आपके लौह अयस्क या फिर लौह से संबंधित जितने भी खनिज है आपको यही मिलेगी। यहाँ उच्च किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उच्च किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। और यहाँ से विशाखापट्टनम को लोहा भेजा जाता है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम को। ठीक है, विशाखापट्टनम को इसी खदान के निकले लोहे से विशाखापट्टनम के बंदरगाह से कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है। ठीक है, जापान भेजा जाता है। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको वन लाइनर में पूछने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये कैसे शैलों से बना है, तो हमने पहले ही आपको शैल वाला चैप्टर बता दिया थी। आर्कियन शैलों से बना है, जो सबसे पुराना है, सबसे पुराने चट्टान से बना है पूरा हमारे ये दंडकारण्य, और उसमें भी खास है बैलाडीला। ठीक है, सबसे पुराने चट्टान से ये सब बने हुए हैं। अगला चलते हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान। बस्तर का पठार और मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बस्तर के पठार और बस्तर के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम बस्तर के मैदान की बात करें तो बस्तर का मैदान आपको दिखेगा, दिख ले यहाँ पे, बस्तर का मैदान आपको बीजापुर जिले में दिखेगा। ठीक है, बीजापुर और सुकमा में। तो मैदान आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, बीजापुर और सुकमा में। ठीक है, बीजापुर और सुकमा में आपको बस्तर का मैदान देखने को मिलेगा। बस्तर के पठार की बात करें तो ये आपके बस्तर और सुकमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम पठार की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा आपको, बस्तर में और सुकमा में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको मिलेगा झीरम घाटी, जहाँ पे झीरम घाटी में कांड हुआ था ना, वो जो नेताओं की जो हत्याएं कर दी गई थी नक्सलियों द्वारा, तो ये वही झीरम घाटी है। ठीक है, तो ये झीरम घाटी कहाँ पे है, ये सुकमा में है। ठीक है, झीरम घाटी कहाँ पे है, सुकमा में है। और एक दरभा घाटी है, दरभा घाटी है बस्तर में। ठीक है, बस्तर में है दरभा घाटी। तो ये बस्तर के पठार से आपको याद रखना है। बस्तर का पठार कहाँ पे, ये देखिए, ये बस्तर का पठार है और ये बस्तर का मैदान है। अब आपको लगेगा इसको बस्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पूरे भूभाग को हम प्राकृतिक रूप से दंडकरण या बस्तर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको बस्तर का मैदान कहा गया है, और यहाँ को बस्तर की पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे पहाड़ियां हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं, जो एग्जाम में कभी पूछ ली जा सकते हैं। जैसे अलबक्का की पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी। तो अलबक्का की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपके बीजापुर में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, बीजापुर में। उसके बाद अलबामा हिल्स भी है यहीं पे, बीजापुर में अलबामा हिल्स।
अलबामा हिल्स, ये पूछे गए प्रश्न है ना, याद रखिएगा, अलबामा हिल्स। ठीक है, तो बीजापुर में आपको बहुत सारे मिलेंगे। उसूर की घाटी, उसूर की घाटी, ये भी कहाँ मिलेगा? बीजापुर में। तो बीजापुर में अलबक्का, अलबामा और उसूर की घाटी जो है आपके बीजापुर जिले में देखने मिलेगा। साथ में गोलापल्ली का जो पठार है, ठीक है, ये भी आपको बीजापुर में ही देखने को मिलेगा। गोलापल्ला का जो पठार है ये भी बीजापुर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का ये था वीडियो कि दंडकारण्य के बारे में हमें समझना था। ये तो केवल ओवरव्यू है। जब भी हम जिला पढ़ेंगे या साथ में कभी पठार पर्वत यदि और आगे पढ़ने को मिलेगा तो हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। फिलहाल हमने कैसा पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से हमने पढ़ा था। इसमें 2 चैप्टर हमारा और बच गया, एक है मैनपाट या फिर पाट प्रदेश और दूसरा है हमारा बघेलखंड का पठार। वो हमारे 1 से या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।